नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं उस चीज की जो हमारे हर काम, हर रिश्ते की बुनियाद है, संचार यानी कम्युनिकेशन। बिल्कुल। और इसे हम खास तौर पर एनटीए यूजीसी नेट परीक्षा के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो नोट्स हैं वे इसी परीक्षा के लिए तैयार किए गए हैं और संचार के बुनियादी सिद्धांतों पर रोशनी डालते हैं। तो आज का हमारा इरादा है इन नोट्स की गहराइयों में उतरना, संचार का मतलब क्या है, ये कितने तरह का होता है और इसकी खासियतें क्या हैं। इन सब को आसान भाषा में समझना ताकि ये यूजीसी नेट की तैयारी में सीधे तौर पर काम आ सके। चलिए इस विषय को परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। ये नोट्स खास तौर पर यूजीसी नेट के पेपर 1 को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इस पेपर में शिक्षण और शोध अभियोग्यता का आकलन होता है और उसमें प्रभावी संचार की समझ वो एक अहम हिस्सा है। अच्छा। इसलिए इन नोट्स में परिभाषाओं, प्रकारों और मुख्य विशेषताओं पर खास जोर दिया गया है। तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर ये संचार है क्या भला? मतलब मोटे तौर पर तो ये लगता है कि अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना। हाँ, ये इसका एक हिस्सा है। पर देखिए, तकनीकी तौर पर देखें तो संचार क्या है? ये दो या ज्यादा लोगों के बीच होता है, विचारों का, सूचनाओं का, यहाँ तक कि भावनाओं का भी आदान प्रदान। यही प्रक्रिया है। ये बोलकर हो सकता है, बिना बोले, मतलब इशारों या हाव भाव से, लिखकर, या फिर तस्वीरों या चिन्हों के माध्यम से भी। अच्छा, तो सिर्फ बोलना या लिखना ही नहीं, इशारे और तस्वीरें भी संचार हैं। और इन नोट्स में एक दिलचस्प बात लिखी है कि कम्युनिकेशन शब्द लैटिन के कम्युनिस से आया है। हाँ, ये जानना जरूरी है। कम्युनिस का मतलब होता है सामान्य या साझा, मतलब कॉमन। तो संचार का मूल उद्देश्य ही यही है कि जो व्यक्ति संदेश भेज रहा है, यानी प्रेषक, और जो उसे प्राप्त कर रहा है, प्राप्तकर्ता, उनके बीच एक साझा समझ, एक कॉमननेस पैदा हो। ये सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि समझ बनाना है। तो अगर इसका मकसद साझा समझ बनाना है, तो इस पूरी प्रक्रिया के वो कौन से हिस्से हैं जिनके बिना ये काम ही नहीं कर सकती? मतलब इसके मुख्य तत्व क्या हैं? इसके कई जरूरी तत्व हैं। सबसे पहले प्रेषक, जो संदेश भेजता है। ठीक है। फिर है संदेश, यानी वो जानकारी या विचार जो भेजा जा रहा है। तीसरा है माध्यम या चैनल, मतलब संदेश किस रास्ते से जा रहा है, आवाज, कागज, ईमेल, फोन, इशारे वगैरह। अच्छा। चौथा है प्राप्तकर्ता, जिसके लिए संदेश है। पांचवा और बहुत महत्वपूर्ण है प्रतिक्रिया। हाँ, फीडबैक। प्राप्तकर्ता की तरफ से मिलने वाला जवाब या संकेत, जिससे पता चलता है कि संदेश मिला और समझा गया या नहीं। सही। छठा है संदर्भ, यानी वो सामाजिक, सांस्कृतिक या भौतिक माहौल जिसमें संचार हो रहा है, क्योंकि संदर्भ से ही संदेश का असली मतलब तय होता है। बिल्कुल। और आखिर में है शोर, मतलब कोई भी चीज जो संदेश के सही आदान प्रदान में बाधा डाले। ये बाहरी शोर हो सकता है, भाषा की अस्पष्टता हो सकती है, या फिर सुनने वाले का ध्यान कहीं और होना भी हो सकता है। वाह, ये तो काफी सारे पुर्जे हैं इस मशीनरी के। तो हम संचार का इस्तेमाल करते क्यों हैं? इसके पीछे हमारा मकसद क्या होता है? देखिए, इसके कई मकसद हो सकते हैं। जैसे किसी को सूचित करना, जैसे समाचार देना। हाँ, या शिक्षित करना, जैसे कक्षा में पढ़ाना। किसी को किसी बात के लिए राजी करना या प्रेरित करना, विज्ञापन या भाषण की तरह। बिल्कुल। अपनी भावनाओं को व्यक्त करना या दूसरों के साथ संबंध बनाना और निभाना। निर्णय लेने या समस्याओं को सुलझाने में मदद करना और किसी समूह या संगठन में सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना। शिक्षण और शोध में तो ये सारे ही उद्देश्य कहीं ना कहीं लागू होते हैं। बिल्कुल। शिक्षण और शोध के संदर्भ में इसका महत्व थोड़ा और स्पष्ट करेंगी। यूजीसी नेट के लिहाज से ये क्यों इतना अहम है? देखिए, शिक्षण में प्रभावी संचार के बिना काम ही नहीं चल सकता। चाहे वो स्पष्ट रूप से व्याख्यान देना हो, छात्रों के सवालों का जवाब देना हो, उन्हें चर्चा में शामिल करना हो, या फिर उनकी भावनाओं को समझकर प्रतिक्रिया देना हो, हर कदम पर संचार कौशल चाहिए। सही बात है। इसी तरह शोध में अपने शोध निष्कर्षों को स्पष्ट रूप से लिखना और प्रस्तुत करना, साथ ही शोधकर्ताओं के साथ सहयोग करना, सम्मेलनों में अपने विचार रखना, ये सब प्रभावी संचार पर ही निर्भर करता है। यूजीसी नेट परीक्षा में अक्सर सवाल इसी बात पर आते हैं कि संचार प्रक्रिया कैसे काम करती है, इसके अलग अलग तत्व क्या हैं। अच्छा। और खासकर शिक्षण और सीखने के माहौल में इसका क्या महत्व है, इसमें क्या बाधाएं आ सकती हैं और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। समझ गया। तो अब आते हैं संचार के प्रकारों पर।
नोट्स में इन्हें कई आधारों पर बांटा गया है। सबसे पहले अभिव्यक्ति के तरीके के आधार पर बात करते हैं। हाँ, अभिव्यक्ति के तरीके के आधार पर मुख्य रूप से 2 प्रकार हैं, मौखिक यानी वर्बल और गैर मौखिक। मौखिक संचार में हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे बोलकर या लिखकर। ठीक। इसके अंदर पहला है मौखिक संचार। इसमें बोले गए शब्द शामिल होते हैं, जैसे क्लासरूम लेक्चर, आमने सामने की बातचीत, समूह चर्चा, प्रेजेंटेशन देना या फोन पर बात करना। इसके फायदे नुकसान भी होंगे। हाँ बिल्कुल। फायदा यह है कि इसमें तुरंत प्रतिक्रिया मिल जाती है। आप सामने वाले के हाव भाव देखकर अपनी बात बदल सकते हैं और एक व्यक्तिगत जुड़ाव महसूस होता है। लेकिन नुकसान यह है कि कही गई बात का कोई स्थायी रिकॉर्ड नहीं रहता जब तक रिकॉर्ड ना किया जाए, और कभी-कभी बोलने वाले के लहजे, आवाज के उतार चढ़ाव या शब्दों की चुनाव से गलतफहमी भी हो सकती है। हाँ, ये तो होता है। दूसरा है लिखित संचार। इसमें लिखे हुए शब्दों का इस्तेमाल होता है, जैसे ईमेल, रिपोर्ट, शोध पत्र, किताबें, नोट्स या कोई आधिकारिक पत्र। इसका फायदा यह है कि ये एक स्थायी रिकॉर्ड होता है जिसे बाद में भी देखा जा सकता है। इसमें सोच समझकर स्पष्टता और सटीकता लाई जा सकती है और जटिल जानकारी को विस्तार से समझाया जा सकता है। और नुकसान? नुकसान यह है कि इसमें तुरंत प्रतिक्रिया नहीं मिलती और लिखने वाले के हाव भाव या आवाज का लहजा पता नहीं चलता, जिससे कभी-कभी अर्थ का अनर्थ हो सकता है। तो शिक्षण के लिहाज से देखें तो क्लास में लेक्चर देना मौखिक संचार हो गया। हाँ, और छात्रों को जो प्रिंटेड नोट्स या असाइनमेंट दिए जाते हैं वो लिखित संचार। बिल्कुल। और यूजीसी नेट में पूछा जा सकता है कि क्लासरूम सेटिंग में कब मौखिक तरीका बेहतर है और कब लिखित, है ना, उनके फायदे नुकसान के आधार पर। बिल्कुल सही। अब आते हैं गैर मौखिक संचार, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पर। ये वो संचार है जो बिना शब्दों के होता है। अच्छा। इसमें बहुत कुछ शामिल है, जैसे काइनेसिक्स, मतलब शारीरिक हाव भाव। हाँ, शरीर की मुद्रा, पोस्चर, चेहरे के भाव जैसे मुस्कान, गुस्सा, आंखों का संपर्क, आई कांटेक्ट। फिर प्रॉक्सिमिक्स, मतलब भौतिक दूरी का उपयोग। दूरी से भी संचार होता है। हाँ बिल्कुल। 2 लोगों के बीच कितनी दूरी है, ये उनके रिश्ते या बातचीत की औपचारिकता के बारे में बता सकती है। कक्षा में शिक्षक और छात्रों के बीच की दूरी भी मायने रखती है। दिलचस्प है। फिर है हैप्टिक्स, यानी स्पर्श के माध्यम से संचार, जैसे हाथ मिलाना, पीठ थपथपाना। पैरा लैंग्वेज, ये आवाज के पहलू हैं जो शब्दों से परे हैं, जैसे आवाज का लहजा, टोन, ऊंचाई, पिच, गति, स्पीड और आवाज की गुणवत्ता। एक ही वाक्य अलग अलग लहजे में कहने पर उसका मतलब बदल सकता है। हाँ, ये तो बहुत होता है। और क्रोनेमिक्स, यानी समय का उपयोग संचार में कैसे होता है, जैसे मीटिंग के लिए समय पर आना या देर से आना, किसी को जवाब देने में कितना समय लेना, ये सब संदेश देते हैं। ये जानना बहुत दिलचस्प है कि अक्सर गैर मौखिक संकेत हमारी भावनाओं और इरादों को शब्दों से कहीं ज्यादा ताकतवर तरीके से व्यक्त करते हैं। शब्दों से भी ज्यादा। हाँ, कभी-कभी शब्द कुछ और कह रहे होते हैं और हाव भाव कुछ और। हाँ, ये तो रोजमर्रा की जिंदगी में भी अनुभव होता है। जैसे अगर कोई शिक्षक मुस्कुराकर छात्र की तारीफ करें तो उसका असर ज्यादा होता है, या अगर शिक्षक क्लास में घूमते हुए छात्रों से आई कांटेक्ट बनाए रखें तो क्लास ज्यादा जीवंत लगती है। बिल्कुल। मुझे लगता है यूजीसी नेट में जरूर पूछा जाता होगा कि एक शिक्षक के गैर मौखिक संकेत छात्रों की सीखने की प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करते हैं। निश्चित रूप से पूछा जाता है। इसी कड़ी में एक और महत्वपूर्ण प्रकार है दृश्य संचार, यानी विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल मतलब तस्वीरें, चार्ट्स वगैरह। हाँ, इसमें जानकारी देने के लिए दृश्यों का इस्तेमाल होता है, जैसे चार्ट, ग्राफ, डायग्राम, फोटो, वीडियो या पावर पॉइंट स्लाइड। ये खासकर जटिल या आंकड़ों वाली जानकारी को सरल और यादगार बनाने में बहुत मददगार होता है। जैसे विज्ञान की क्लास में कोशिका का चित्र दिखाना। हाँ, या इतिहास पढ़ाते समय नक्शे का इस्तेमाल करना। यूजीसी नेट में कक्षा संचार को प्रभावी बनाने में दृश्य सहायक सामग्री की भूमिका पर प्रश्न आम हैं। ये तो हुई बात कि हम संचार कैसे करते हैं। अब देखते हैं कि संचार का प्रवाह किस दिशा में होता है, खासकर किसी संगठन या संस्थान जैसे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में। नोट्स में इसके भी प्रकार बताए गए हैं। हाँ, प्रवाह की दिशा के आधार पर संचार के 4 मुख्य प्रकार हैं। पहला है
अधोगामी संचार, इसमें सूचना ऊपर से नीचे की ओर बहती है। मतलब मैनेजमेंट से नीचे। हाँ, यानी उच्च पद पर बैठे अधिकारियों से निचले स्तर के कर्मचारियों या सदस्यों तक। जैसे प्रिंसिपल का शिक्षकों को निर्देश देना या शिक्षक का छात्रों को असाइनमेंट देना। इसका उद्देश्य आमतौर पर आदेश देना, नीतियां बताना, प्रतिक्रिया देना या काम सौंपना होता है। इसमें कोई चुनौती? हाँ, एक चुनौती ये हो सकती है कि अगर संदेश कई स्तरों से गुजरता है तो उसका मूल रूप बदल सकता है या उसमें देरी हो सकती है। अच्छा। दूसरा है ऊर्ध्वगामी संचार। ये अधोगामी का उल्टा है। नीचे से ऊपर। हाँ, इसमें सूचना नीचे से ऊपर की ओर जाती है, जैसे छात्रों का शिक्षकों को फीडबैक देना या शिक्षकों का प्रिंसिपल या मैनेजमेंट को सुझाव देना या अपनी समस्याएं बताना। इसका उद्देश्य फीडबैक देना, रिपोर्ट करना, सवाल पूछना या शिकायत करना हो सकता है। इसमें क्या दिक्कत आती है? इसमें चुनौती ये होती है कि लोग अक्सर नकारात्मक प्रतिक्रियाएं या समस्याएं ऊपर तक पहुंचाने में झिझकते हैं। हाँ, वो तो है। तीसरा है क्षैतिज या समकक्ष हॉरिजॉन्टल लैटरल संचार। ये एक ही स्तर पर काम करने वाले लोगों या विभागों के बीच होता है। जैसे टीचर्स आपस में बात करें। बिल्कुल, एक ही विभाग के शिक्षकों के बीच बातचीत या एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे छात्रों के बीच समन्वय। इसका उद्देश्य सूचना साझा करना, समन्वय स्थापित करना, समस्याओं को मिलकर हल करना या आपसी सहयोग बढ़ाना होता है। यूजीसी नेट में टीम वर्क, सहयोगात्मक शिक्षण या शोध परियोजनाओं के संदर्भ में इसका महत्व पूछा जा सकता है। और चौथा है विकर्ण संचार। ये थोड़ा अलग है। ये कैसे? ये अलग अलग स्तरों और अलग अलग विभागों के लोगों के बीच होता है। जैसे एक एकेडमिक विभाग के शिक्षक का लाइब्रेरी स्टाफ या अकाउंट्स विभाग के कर्मचारी से बात करना। अच्छा, मतलब तिरछा संचार। हाँ, एक तरह से। इसका उद्देश्य अक्सर क्रॉस फंक्शनल सहयोग या समन्वय होता है, जो पारंपरिक चैनलों से संभव नहीं हो पाता। अच्छा, तो दिशा के आधार पर ये 4 प्रकार हो गए। अब ये भी बताया गया है कि संचार किस संदर्भ या दायरे में हो रहा है, उसके आधार पर भी इसे बांटा जा सकता है। वो कौन-कौन से हैं? हाँ, संदर्भ के आधार पर भी 4 मुख्य प्रकार हैं। पहला है अंतर्वैयक्तिक संचार। इंट्रापर्सनल, मतलब खुद से बात करना। हाँ, बिल्कुल। ये वो संचार है जो व्यक्ति अपने आप से करता है। सोचना, मनन करना, खुद से बातें करना, योजना बनाना। जैसे एक शिक्षक क्लास में जाने से पहले मन ही मन सोचता है कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। या एक छात्र परीक्षा से पहले खुद को दिलासा देता है। ये आत्म जागरूकता, आत्मविश्लेषण और निर्णय लेने के लिए जरूरी है। दूसरा है अंतर्वैयक्तिक संचार। इंटरपर्सनल, मतलब 2 लोगों के बीच। हाँ, ये 2 व्यक्तियों के बीच होने वाला सीधा संचार है, चाहे वो आमने सामने हो या किसी माध्यम से, जैसे फोन पर। जैसे एक शिक्षक और छात्र के बीच की बातचीत, 2 सहकर्मियों की चर्चा या दोस्तों की गपशप। ये रिश्ते बनाने, विश्वास कायम करने और आपसी समझ बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। तीसरा है समूह संचार, ग्रुप कम्युनिकेशन। ये 3 या उससे ज्यादा लोगों के समूह में होता है, जहां सभी सदस्य एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। जैसे क्लासरूम डिस्कशन। हाँ, या एक कमेटी की मीटिंग या एक शोध दल की बैठक। इसमें विचारों का आदान प्रदान होता है, निर्णय लिए जाते हैं और सहयोग बढ़ता है। और चौथा है जनसंचार, मास कम्युनिकेशन। इसमें एक स्रोत से, जैसे टीवी या अखबार। हाँ, टीवी चैनल, अखबार, वेबसाइट, इनसे एक बहुत बड़े, विविध और अनजान दर्शक वर्ग तक संदेश पहुंचाया जाता है। जैसे टीवी पर शैक्षिक कार्यक्रम, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म या शोध निष्कर्षों का प्रकाशन। इसकी पहुंच बहुत व्यापक होती है, लेकिन इसमें व्यक्तिगत प्रतिक्रिया की गुंजाइश कम होती है। यूजीसी नेट में इसकी भूमिका पर सवाल आ सकते हैं। हाँ, शिक्षा के प्रसार या सामाजिक जागरूकता अभियानों में जनसंचार की भूमिका पर सवाल आ सकते हैं। और अंत में नोट्स में उद्देश्य के आधार पर भी 2 प्रकार बताए गए हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। ये क्या है? ये वर्गीकरण संचार के तरीके और माहौल पर आधारित है। औपचारिक या फॉर्मल संचार वो होता है जो किसी संगठन के तय नियमों, प्रक्रियाओं और चैनल्स के जरिए होता है। मतलब ऑफिशियल। हाँ, ऑफिशियल। ये अक्सर लिखित रूप में होता है और इसका एक आधिकारिक रिकॉर्ड रखा जाता है। जैसे यूनिवर्सिटी से छात्रों को भेजा गया सर्कुलर, एक आधिकारिक मीटिंग का एजेंडा और मिनट्स, या एक औपचारिक रिपोर्ट।
इसमें भाषा और लहजा भी औपचारिक होता है। ठीक है। और अनौपचारिक? अनौपचारिक या इनफॉर्मल संचार वो होता है जो तय नियमों या चैनलों का पालन नहीं करता। ये ज्यादातर दोस्तों, सहकर्मियों के बीच स्वाभाविक रूप से होता है। जैसे कैंटीन में गपशप? हाँ, कैंटीन में गपशप, कॉरिडोर में हुई बातचीत या सोशल मीडिया पर अनौपचारिक चर्चा। इसे ग्रेप वाइन भी कहते हैं। ग्रेप वाइन, अंगूर लता। हाँ, मजाक में कहते हैं। हालांकि ये अनौपचारिक है, लेकिन ये जानकारी फैलाने, रिश्ते बनाने और संगठन के माहौल को समझने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अच्छा। यूजीसी नेट में ये पूछा जा सकता है कि एक सकारात्मक और सहयोगात्मक कक्षा या कार्यस्थल का माहौल बनाने में अनौपचारिक संचार कैसे मदद कर सकता है। यहाँ से बात और भी दिलचस्प होती है। संचार की अपनी कुछ खासियतें हैं, इसकी प्रकृति क्या है, किन गुणों से इसे पहचाना जा सकता है। नोट्स में कई विशेषताओं का जिक्र है। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि संचार आखिर काम कैसे करता है। पहली और सबसे अहम बात, ये एक गतिशील प्रक्रिया है। गतिशील मतलब ये कोई स्थिर चीज नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाली और बदलने वाली प्रक्रिया है। बातचीत के दौरान प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और संदेश का अर्थ बदलता रहता है। अच्छा। जैसे एक शिक्षक छात्रों के चेहरे देखकर या उनके सवालों से समझ जाता है कि उन्हें बात समझ आ रही है या नहीं, और उसी हिसाब से अपनी पढ़ाने की गति या तरीका बदल देता है। यूजीसी नेट में पूछा जा सकता है कि संचार बदलती परिस्थितियों के अनुसार कैसे ढलता है। और ये सिर्फ एक तरफा नहीं है, बल्कि दो तरफा प्रक्रिया, टू वे प्रोसेस है। इसमें संदेश भेजना और प्राप्त करना दोनों शामिल हैं। हाँ, और प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। बिल्कुल। बिना प्रतिक्रिया के संचार अधूरा है। क्योंकि पता ही नहीं चलता कि बात पहुंची या नहीं, और सही ढंग से पहुंची या नहीं। प्रतिक्रिया ही इसे दो तरफा बनाती है। सही कहा। तीसरी विशेषता है कि यह प्रासंगिक है। प्रासंगिक मतलब कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर करता है। हाँ, यानी संचार हमेशा किसी न किसी संदर्भ, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौतिक या मनोवैज्ञानिक माहौल में होता है, और वही संदर्भ उसके अर्थ को तय करता है। एक ही बात अलग अलग संदर्भों में अलग अलग मतलब रख सकती है। कोई उदाहरण? जैसे कक्षा में शिक्षक का मजाक करना शायद ठीक लगे, पर परीक्षा के दौरान वही मजाक अनुचित लग सकता है। बहुसांस्कृतिक कक्षा में तो संदर्भ का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि अलग अलग संस्कृतियों में शब्दों और हाव-भाव के अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। हाँ, ये बात तो है, और ये हर जगह मौजूद है, सर्वव्यापी, परवेसिव। बिल्कुल। जीवन का ऐसा कोई कोना नहीं जहां संचार न हो। व्यक्तिगत रिश्तों से लेकर पढ़ाई लिखाई, नौकरी पेशा, समाज, राजनीति, हर जगह संचार ही संचार है। सही कहा। एक और अहम बात, संचार हमेशा उद्देश्यपूर्ण होता है। हम बिना किसी मकसद के संवाद नहीं करते, चाहे वो जानकारी देना हो, कुछ पूछना हो, मनोरंजन करना हो या रिश्ता बनाना हो। हर संचार के पीछे कोई न कोई इरादा जरूर होता है। ये इंटरैक्टिव भी है, यानी इसमें शामिल लोगों के बीच लगातार क्रिया प्रतिक्रिया चलती रहती है। एक अच्छा संवाद वो है जिसमें दोनों पक्ष सक्रिय रूप से भाग लें। ये प्रतीकात्मक भी है। हम अर्थ बताने के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, शब्द, इशारे, चित्र, चिन्ह, ये सब प्रतीक ही तो हैं। भाषा खुद ही प्रतीकों की एक व्यवस्था है। एक शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर जो लिखता है या जो चित्र बनाता है, वो सब प्रतीक है। यूजीसी नेट में प्रतीकों के सही इस्तेमाल या उनकी व्याख्या पर सवाल बन सकते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण, बल्कि थोड़ी चौंकाने वाली विशेषता है कि ये अपरिवर्तनीय हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब जो कह दिया वो वापस नहीं ले सकते। बिल्कुल, एक बार आपने कुछ कह दिया या भेज दिया तो आप उसे वापस नहीं ले सकते। आप बाद में माफी मांग सकते हैं, सफाई दे सकते हैं, लेकिन जो कहा जा चुका है उसका असर खत्म नहीं किया जा सकता। ये बात शिक्षण और शोध दोनों में बहुत मायने रखती है। क्लास में शिक्षक के कहे कटु शब्द छात्र को हमेशा याद रह सकते हैं। इसी तरह शोध प्रकाशन में किया गया कोई गलत दावा वापस लेना बहुत मुश्किल होता है। ये हमें सिखाता है कि बोलने या लिखने से पहले सोचना कितना जरूरी है। हाँ, ये अपरिवर्तनीय वाली बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है। और ये भी कि संचार निरंतर है, ये कभी रुकता नहीं। सही। हम जब चुप होते हैं तब भी हमारा शरीर, हमारे हाव-भाव, हमारी चुप्पी, ये सब कुछ ना कुछ कह रहे होते हैं। गैर मौखिक संचार तो हमेशा चलता रहता है। बिल्कुल। क्लास में अगर कोई छात्र चुपचाप बैठा है
तो उसकी चुप्पी भी कुछ कह रही है। शायद वो ऊब रहा है या शायद बहुत ध्यान से सुन रहा है। बिल्कुल। और आखिर में संचार बहुविषयक है, मतलब कई विषयों से जुड़ा हुआ। हाँ, इसे समझने के लिए हमें सिर्फ भाषा विज्ञान ही नहीं बल्कि मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, राजनीति विज्ञान जैसे कई विषयों की मदद लेनी पड़ती है, क्योंकि संचार सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, ये इंसानी व्यवहार, समाज और संस्कृति से गहराई से जुड़ा है। शिक्षा के क्षेत्र में संचार को बेहतर बनाने के लिए हमें इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखना होगा। इन नोट्स में कुछ प्रमुख संचार मॉडलों का भी जिक्र है, जैसे अरस्तु, शैनन वीवर, बर्लो और श्राम के मॉडल। क्या इनके बारे में भी थोड़ी बात करनी चाहिए? हाँ, संक्षेप में बात कर लेते हैं। हालांकि ये अपने आप में बड़े विषय हैं, पर यूजीसी नेट में अक्सर इन मॉडलों के बुनियादी समझ पर सवाल आते हैं। अच्छा। ये मॉडल हमें संचार प्रक्रिया को अलग-अलग नजरियों से देखने में मदद करते हैं। जैसे अरस्तु का मॉडल, जो शायद सबसे पुराना है, वो वक्ता, भाषण और श्रोता पर केंद्रित है, खासकर प्रेरक भाषणों के लिए। शैनन वीवर का मॉडल इंजीनियरिंग के नजरिए से बना था और इसमें पहली बार शोर, नॉइस की अवधारणा को शामिल किया गया, जो संदेश को बाधित करता है। शोर वाला मॉडल, ठीक है। बार्लो का एसएमसीआर मॉडल स्रोत, संदेश, चैनल और प्राप्तकर्ता के बीच के संबंधों और उनके कौशल, दृष्टिकोण और ज्ञान के महत्व पर जोर देता है। और विल्बर श्राम का मॉडल संचार को एक चक्रीय प्रक्रिया मानता है और साझा अनुभव के क्षेत्र, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस के महत्व पर बल देता है। साझा अनुभव? हाँ, मतलब संचार तभी सफल होता है जब प्रेषक और प्राप्तकर्ता के अनुभव और समझ में कुछ समानता हो। इन मॉडलों से समझने में मदद मिलती है कि संचार प्रक्रिया कितनी जटिल हो सकती है। और संचार में आने वाली बाधाओं का भी जिक्र है, ये भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण। प्रभावी संचार के रास्ते में कई रुकावटें आ सकती हैं, जिन्हें समझना जरूरी है ताकि उन्हें दूर किया जा सके। जैसे? कुछ मुख्य बाधाएं हैं। भौतिक बाधाएं, जैसे शोर, बहुत ज्यादा दूरी, खराब रोशनी या संचार के माध्यम में तकनीकी खराबी। ओके। मनोवैज्ञानिक बाधाएं, साइकोलॉजिकल बैरियर्स, जैसे पूर्वाग्रह, भावनाएं, गुस्सा, डर, ध्यान ना देना, सुनने वाले की अपनी धारणाएं या बंद सोच। दिमागी रुकावटें। हाँ, शब्दार्थ बाधाएं, सिमेंटिक बैरियर्स, मतलब भाषा की भिन्नता, मुश्किल या अस्पष्ट शब्दों का प्रयोग, तकनीकी शब्द जाल या शब्दों के अलग-अलग अर्थ निकालना। शब्दों के मतलब की गड़बड़। बिल्कुल। सांस्कृतिक बाधाएं, कल्चरल बैरियर्स, अलग-अलग संस्कृतियों के रीति रिवाज, मूल्य, मान्यताएं और गैर मौखिक संकेतों के अलग-अलग अर्थ होना। और संगठनात्मक बाधाएं भी होती हैं। ये क्या है? किसी संगठन की संरचना, नियमों की जटिलता, सूचना प्रवाह में रुकावट या भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की अस्पष्टता। यूजीसी नेट में अक्सर ऐसी स्थितियां दी जाती हैं जिनमें किसी प्रकार की बाधा मौजूद होती है और पूछा जाता है कि ये कौन सी बाधा है या इसे कैसे दूर किया जा सकता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो लोग एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इन नोट से निकलने वाले कुछ खास सुझाव क्या होंगे? कुछ मुख्य बातें जिन पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले, मुख्य शब्दों और परिभाषाओं को अच्छी तरह समझें और याद रखें, जैसे संचार के विभिन्न प्रकार और उनकी विशेषताएं। इनके मतलब और उदाहरण पता होने चाहिए। परिभाषाएं और प्रकार, ठीक है। दूसरे, बुनियादी संचार मॉडलों के मुख्य तत्वों और उनकी खासियतों से परिचित हों। बहुत गहराई में नहीं, पर मूल विचार पता होना चाहिए। मॉडल्स की बेसिक जानकारी। तीसरा, और शायद सबसे महत्वपूर्ण, संचार की अवधारणाओं को वास्तविक शिक्षण और शोध परिदृश्यों से जोड़कर देखें। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। हाँ, सोचें कि क्लासरूम में प्रभावी संचार कैसे होता है। शोध प्रस्तुत करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यूजीसी नेट के कई प्रश्न इसी तरह के व्यावहारिक अनुप्रयोग पर आधारित होते हैं। चौथा, पिछले सालों के यूजीसी नेट प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करें। इससे पता चलेगा कि संचार वाले हिस्से से किस तरह के सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक बार बार आते हैं। पिछले पेपर्स देखना जरूरी है। बहुत जरूरी है। जैसे गैर मौखिक संचार, कक्षा संचार, बाधाएं, ये अक्सर पूछे जाते हैं।
और 5वां, अगर जरूरत लगे तो परिभाषाओं या विशेषताओं को याद रखने के लिए स्मरक तकनीकों का इस्तेमाल करें। अच्छा, याद रखने के तरीके, जैसे कोई शॉर्टकट। हाँ, जैसे विशेषताओं के पहले अक्षर से कोई शब्द बना लेना। बहुत बढ़िया। तो आज हमने एनटीए यूजीसी नेट के लिए तैयार किए गए नोट्स के आधार पर संचार के अर्थ को समझा, उसके विभिन्न प्रकारों को जाना। हाँ, चाहे वो अभिव्यक्ति के तरीके पर आधारित हों, प्रवाह की दिशा पर, संदर्भ पर या उद्देश्य पर। हाँ, और हमने संचार की उन जरूरी विशेषताओं पर भी बात की हाँ, जो इसे परिभाषित करती हैं। जैसे इसका गतिशील, दो तरफा, प्रासंगिक, अपरिवर्तनीय और निरंतर होना। हाँ, और इस पूरी चर्चा से ये बात साफ उभर कर आती है कि संचार महज जानकारी का आदान प्रदान नहीं है। बिल्कुल। ये समझ बनाने, रिश्ते गढ़ने और शिक्षण और शोध जैसे महत्वपूर्ण कामों में प्रभावी ढंग से सहयोग करने की एक जटिल, गतिशील और बेहद जरूरी कला और विज्ञान है। इन बुनियादी बातों को समझना न सिर्फ यूजीसी नेट परीक्षा पास करने में मदद करेगा, बल्कि हमारे एकेडमिक, पेशेवर और यहाँ तक कि निजी जीवन को भी बेहतर बना सकता है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। संचार की अपरिवर्तनीय प्रकृति, यानी जो कह दिया सो कह दिया, उसे वापस नहीं लिया जा सकता। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या हम अपनी बातचीत में, खासकर शिक्षण या शोध से जुड़े संवाद में, शब्दों को चुनने से पहले अगर एक पल के लिए रुकें, तो क्या इससे गलतफहमियां कम हो सकती हैं? बिल्कुल। क्या इससे सीखने सिखाने का माहौल और ज्यादा सकारात्मक बन सकता है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस गहन विश्लेषण में इतना ही।